हेलो स्टूडेंट्स, 11th के नेक्स्ट लेक्चर को हम शुरू करते हैं। अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा है? डायमेंशन एनालिसिस के बारे में पढ़ा है। और जो इसकी इंपॉर्टेंस थी, पहली जो इंपॉर्टेंस थी उसको हम पढ़ चुके थे। उसमें क्या था? एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में हम क्या कर रहे थे? कन्वर्जन कर रहे थे। तो उसका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है बच्चों, वो क्या है? चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ ए फॉर्मूला। कोई भी आपको गिवन फॉर्मूला होगा, ठीक है, उसको आपको ये देखना है कि वो डायमेंशनली वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले एक प्रिंसिपल को हम यूज करेंगे, वो प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। इस प्रिंसिपल में क्या है बच्चा पार्टी? आपको कोई फॉर्मूला प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। आपको क्या देखना है? एक तो उस फंडामेंटल जो भी आपको फॉर्मूला दिया उसमें कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज हो रही है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और फिर उसको आपको उसके बाद में क्या देखना है? भी लेफ्ट हैंड साइड में जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो डायमेंशन है ना, राइट हैंड साइड में भी वही डायमेंशन उनके होने चाहिए। यही आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन बोलता है। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ओनली दैट फॉर्मूला इज करेक्ट in which dimension of various fundamental units on one side of relation are equal to their respective dimension on other side of relation। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया कैसे कैसे होगा। अब इसका लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। वो देखिए कैसे। हम एक फॉर्मूला दे दिया स्टूडेंट्स। फॉर्मूला क्या है? टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम है, ठीक है, इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ऐसा फॉर्मूला दे दिया। अब हमें ये देखना, ये जो फॉर्मूला आपको प्रोवाइड किया गया है, क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। इसमें टी तो आपका क्या है? टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, ठीक है, टी तो आपका क्या है? टाइम है। एल क्या है? लेंथ ऑफ पेंडुलम। एंड जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बेसिकली क्या है? एक्सेलरेशन। तो आप बताइए डायमेंशन ऑफ एल एच एस क्या होंगे? बताइए। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? टाइम। टाइम के डायमेंशन क्या होते हैं? T1, टाइम T1 होगा, ठीक है भाई, ऐसे ही होगा। ओके सर। अब बताइए डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड देखिए, 2 का कोई डायमेंशन होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है? डायमेंशन लेस कांस्टेंट। इसी तरह पाई भी आपका क्या है? डायमेंशन लेस कांस्टेंट। तो 2 पाई के आपके कोई भी डायमेंशन नहीं होंगे। ओके, ये क्या है? अंडर रूट है। क्या है ये? अंडर रूट है। अंडर रूट है तो क्या लगा देंगे? पावर 1/2 कर देंगे। ये 1/2 सबकी इकट्ठी पावर। ऊपर क्या है? एल लेंथ। लेंथ का डायमेंशन क्या होता है? लेंथ का होता है सर L1, ठीक है भाई, इसके डायमेंशन L1 अपॉन जी, बाई में जी है। और जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बेसिकली एक्सेलरेशन के डायमेंशन क्या होते हैं सर? इसके डायमेंशन होते हैं L1 T-2। ये तो डायमेंशन होंगे जी के, ठीक है। अब क्या होगा? L1 से L1 कट जाएगा, ठीक है। L1 से L1 कट गया तो सर ऐसा होगा, बच गया क्या हमारे पास? T की पावर -2। और इसकी पावर कितनी है? इसकी पावर है सर 1/2, जो बार पड़ी है, ठीक है। ये T की -2 नीचे है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? +2। तो ऊपर क्या हो जाएगा? T की पावर, ऐसे लिख देते इसको, T की पावर 2, और उसकी बाहर कितनी पावर पड़ी है? 1/2। 2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच गया? T। तो आपने देखा राइट हैंड साइड के डायमेंशन और लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन, T को T1 भी लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन और राइट हैंड साइड के डायमेंशन क्या हो गए? इक्वल हो गए। इक्वल हो गए तो हम कहेंगे ये जो फॉर्मूला है ना, दिस इज डायमेंशनली करेक्ट। दिस इज डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट फॉर्मूला दे दिया V इज इक्वल टू U प्लस AT। ये फॉर्मूला कहीं देखा लग रहा है ना, ठीक है। न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन है ये फर्स्ट वाली, ठीक है। V आपकी क्या है स्टूडेंट? V आपकी क्या है? फाइनल वेलोसिटी। U क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। A क्या है आपका? एक्सेलरेशन। एंड T इज द टाइम। तो इनिशियली हम देखते हैं डायमेंशन ऑफ LHS, ऐसा लिख देंगे अब इसको, डायमेंशन ऑफ LHS, लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन, ऐसा, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। वो क्या है? फाइनल वेलोसिटी। बेसिकली वो क्या है? वेलोसिटी। और वेलोसिटी के डायमेंशन क्या है? उसके हैं सर L1 T-1। तो लेफ्ट हैंड साइड के जो डायमेंशन है वो हमारे ऐसे हो गए। और डायमेंशन ऑफ LHS ऐसा लिखूंगा, ठीक है। इसी तरह अब बताइए RHS के डायमेंशन, किसके? RHS के,
ठीक है सर, RHS के डायमेंशन है, ये वाली जो पहली टर्म है वो क्या है, u, u इज द इनिशियल वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी तो यहां पे तो क्या आ जाएगा, और वेलोसिटी के डायमेंशन क्या है, L1 t-1, ये तो u के बन गए, प्लस a इंटू टी भी है, a क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है सर, एक्सेलरेशन के डायमेंशन होते हैं L1 t-2, ऐसा ही होता है, ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या पड़ा है इसके, टाइम, और टाइम के डायमेंशन होते हैं सर t1, टाइम का डायमेंशन होता है t1, ठीक है, ऐसा हो गया, तो ओके, यहां से ये तो एज इट इज रहा L1 t-1, ठीक है, t-2 और मल्टीप्लाई में t की पावर +1, तो अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, पावर जुड़ जाएंगी तो -2 +1 कितना रह गया, -1, तो यहां से क्या हो गया, L1 तो एज इट इज था और t को इकट्ठा करेंगे तो क्या हो जाएगा, t का -2 + 1 और -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1, तो यहां से जो पावर बच गई वो क्या बच गई, LT-1, ठीक है, L1 t-1 प्लस L1 t-1 क्या हो जाएगा, वेलोसिटी में वेलोसिटी जोड़ रहे हैं डायमेंशनली, तो क्या हो जाएगा, L1 t-1 ही आएगा ना, बताया था आपको पिछले लेक्चर में, L1 t-1, ठीक है, 2 नहीं कर देना इसका, क्योंकि डायमेंशन की बात करें, सेम डायमेंशन जुड़ रहे हैं तो वही डायमेंशन आ जाएगा, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड के जो डायमेंशन थे वही डायमेंशन किसके आगे, राइट हैंड साइड के, तो हम कह देंगे दिस इज डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला, समझ में आ गई नहीं आ गई बात, ओके, ये चीज बड़ी कॉमन सी है, सेम डायमेंशन को जोड़ रहे हो तो वही तो डायमेंशन आएगा, वेलोसिटी में वेलोसिटी जोड़ी, अब वो मैग्नीट्यूड कितना है वो मैटर नहीं करता, यहाँ पे हमें तो सिर्फ डायमेंशन देखना है, वेलोसिटी में वेलोसिटी बन तो गई, वेलोसिटी बेसिकली वेलोसिटी में वेलोसिटी जोड़ी तो क्या आएगा, वेलोसिटी ही आएगी, ठीक है ना, तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के हमारे डायमेंशन इक्वल हो गए, तो हम कहेंगे कि ये फॉर्मूला जो हमारा डायमेंशनली करेक्ट है। इसी तरह हम एक फॉर्मूला और लेते हैं, उसमें क्या है, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये भी इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है, न्यूटन की। S क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस पे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट भी, दोनों में फर्क क्या है वो हम पढ़ेंगे सेकंड यूनिट में। तो S क्या है, डिस्प्लेसमेंट, बेसिकली ये क्या है, डिस्टेंस ही है, U इनिशियल वेलोसिटी, T टाइम, और ये क्या है, एक्सेलरेशन है। तो हम देखते हैं ये जो फॉर्मूला है वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो देखिए LHS के डायमेंशन देखिए, डायमेंशन ऑफ LHS वो क्या होगा बच्चा पार्टी, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, तो यहां पे डिस्टेंस के डायमेंशन क्या होते हैं, L1, लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन तो क्या हो गए, L1 हो गए। राइट हैंड साइड के डायमेंशन बताइए क्या होंगे, राइट हैंड साइड के पहला तो क्या है, U इंटू टी, पहली टर्म क्या है, U इंटू टी, U क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी की बात करेंगे, ये क्या होगी वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या होती है L1 t-1, और इसके मल्टीप्लाई में क्या पड़ा है, टाइम पड़ा है, यानी t1 पड़ा, ठीक है। सेकंड टर्म हाफ at स्क्वायर, 1/2 का कोई डायमेंशन होगा, नहीं होगा सर, क्योंकि ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होगा, एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है सर L1 t-2, ओके सर, और टाइम का स्क्वायर है इसकी मल्टीप्लाई में, यानी कि टाइम का डायमेंशन क्या है t1 और इसका स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया ऐसे 2, ठीक है। तो यहां से देखिए L1 तो एज इट इज, पहली टर्म को देखें बेस सेम है, t-1 और t+1, तो क्या हो जाएंगी, पावर जुड़ जाएगी, 1 + 1 -1 + 1, ऐसा हो गया फर्स्ट टर्म का डायमेंशन। तो सेकंड का डायमेंशन कैसे होगा, L1 t-2 तो पहले ही पढ़ा था, ये तो ऐसे ही है सर, और मल्टीप्लाई में t की पावर 1 था, उसका स्क्वायर था, क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है सर। यहाँ पे क्या आ गया, t का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से देखिए पहली टर्म तो एज इट इज, ये t-1 + 1 क्या हो जाएगा 0, और t की पावर 0 है, तो यानी कि t की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, उसको 1 को मल्टीप्लाई करो ना करो सेम बात, तो यहां से जो डायमेंशन बच गया वो क्या बच गया L1 प्लस, इसी तरह L1 ये बेस सेम है तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, पावर जुड़ेगी तो -2 + 2 क्या हो जाएगी 0, और t की पावर 0 1, और 1 को मल्टीप्लाई करो ना करो सेम बात, L1 तो पड़ा ही है एज इट इज, ठीक है। यानी कि लेंथ प्लस लेंथ क्या होगा, लेंथ ही आएगी, और लेंथ के डायमेंशन क्या है L1
डायमेंशन में L1 में L1 जोड़ा तो आंसर क्या आएगा, L1 ही आएगा। ठीक है, तो आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड के जो डायमेंशन थे वही तो राइट हैंड साइड के डायमेंशन बन गए, तो हम कहेंगे ये जो फॉर्मूला है वो क्या हो गया, डायमेंशनली करेक्ट हो गया। ठीक है ना, ओके। अब हमें स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक इक्वेशन दी है P प्लस ए बाई वी स्क्र मल्टीप्लाई में इसके है V माइनस बी इज इक्वल टू R इंटू टी। ठीक है, इसमें P जो आपका है वो क्या है, यहाँ पे प्रेशर है, V आपका क्या है, वॉल्यूम है, R क्या है बच्चा पार्टी, गैस कांस्टेंट है, एंड T यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर है, टाइम नहीं है, यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर है। अब आपको इसमें डायमेंशन A के बताने हैं, A के डायमेंशन बताने हैं, और किसके डायमेंशन बताने हैं, B के डायमेंशन बताने हैं। ठीक है, आपको क्या बताना है, A के डायमेंशंस बताने हैं क्या होंगे, और आपको B के डायमेंशन बताने हैं क्या होंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसको भी हम किस में सोल्व करेंगे, डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से इसको सोल्व करेंगे। देखते हैं कैसे। भाई देखो, अगर P के प्लस में a बाई वी स्क्वायर लिख रखा है, दो चीजें जोड़ रखी हैं, एक ये और एक ये पूरा, अगर ये दोनों चीजें जोड़ रखी है तो जो डायमेंशन P के होंगे, जो डायमेंशन किसके होंगे, P के होंगे, वही डायमेंशन a बाई वी स्क्वायर के होंगे। ये हमने देखा था कि सेम डायमेंशन की क्वांटिटी ही क्या होंगी, ऐड होंगी, और सेम क्वांटिटी की चीजें क्या होगी, सबट्रैक्ट होंगी। मल्टीप्लाई के केस में आपका डायमेंशन सेम हो या ना हो, डिवाइड के केस में आपका डायमेंशन सेम हो या ना हो, डजंट मैटर, बट आपको प्लस और माइनस जब भी एडिशन और जब सब्सट्रैक्शन करनी हो दो क्वांटिटीज की, तो दोनों क्वांटिटीज के डायमेंशन शुड बी सेम। ठीक है ना, तो देखते हैं। तो यहां से जो P के डायमेंशन होंगे ना बच्चा पार्टी, वही डायमेंशन किसके होने चाहिए, a बाय वी स्क्वायर के डायमेंशन होने चाहिए, जो ब्रैकेटेड डायमेंशन को दिखाने के लिए दिखा रखी है। ठीक है, ओके। P प्रेशर है, क्या है, प्रेशर है, और प्रेशर किसके इक्वल होता है, प्रेशर होता है सर फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, अब प्रेशर के डायमेंशन निकालो, प्रेशर के डायमेंशन निकाले हमने, क्या है, फोर्स, फोर्स का डायमेंशन क्या है, m1 L1 T माइनस 2, और एरिया के डायमेंशन क्या होते हैं, L स्क्वायर। ठीक है, L स्क्वायर को ऊपर ले जाओ, L की पावर -2 हो जाएगी, तो यहां से क्या हो गया, m1 L1 T माइनस 2, और इसके मल्टीप्लाई में क्या है, +2 नीचे ऊपर क्या हो जाएगा, -2 L माइनस 2। अगर रीअरेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, m1 L1 -2, अगर सेम बेस है तो पावर क्या होगी, ऐड हो जाएंगी, और T माइनस 2 एज इट इज। ठीक है, और यहां से देखा तो क्या बन गया प्रेशर का, m1 L माइनस 1 T माइनस 2, तो प्रेशर के जो डायमेंशन है बच्चा पार्टी ये होंगे। अब ठीक है, हमने आसानी से निकाल लिया। ठीक है, तो हम यहां पे पुट कर देते हैं, प्रेशर के डायमेंशन क्या होंगे, m1 अभी अभी निकाले हैं L माइनस 1 T माइनस 2, ये तो प्रेशर के डायमेंशन होंगे। A के डायमेंशन हमें निकालने हैं, और V के डायमेंशन वॉल्यूम है, V के डायमेंशन क्या होते हैं, L क्यूब, और इसकी पावर क्या है 2, V स्क्वायर है ना। ठीक है, V के डायमेंशन क्या होते हैं, V के डायमेंशन होते हैं सर L क्यूब, L की पावर 3, ऐसा। ठीक है, अब डायमेंशन निकालने A के डायमेंशन निकालने, तो A को एक तरफ रखो और बाकियों को उधर ले जाओ। A के डायमेंशन निकालने थे वो तो इधर रख लिया। ठीक है, बाकी इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो। कैसे करेंगे, m1 L माइनस 1 T माइनस 2, ये तो प्रेशर था, और के मल्टीप्लाई में क्या आ गया, L की पावर 6 हो गई ना, 3 इंटू 6, L की पावर क्या होगी 6, तो यहां से रीअरेंज कर लो, m की पावर 1, L सेम बेस है, -1 पहले पावर थी, +6 हो रहा है तो ऐड हो जाएगी। ठीक है ना, T माइनस 2, और इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो गया, A के डायमेंशन क्या हो गए, m1 L प्लस 5 T माइनस 2, ये डायमेंशन किसके हो गए, A के डायमेंशन हो गए, निकाल दिए हमने डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से। अब बात करते हैं B के डायमेंशन। अब देखो V में से B को सब्ट्रैक्ट किया, मतलब अगर सब्ट्रैक्शन की है तो V के डायमेंशन और B के डायमेंशन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो क्या करेंगे, जो V के डायमेंशन है वही किसके डायमेंशन होंगे, B के डायमेंशन होंगे। ठीक है, और V और B के डायमेंशन कैसे निकालोगे, V के डायमेंशन क्या है, L की पावर 3,
और यही तो डायमेंशन किसके हो जाएंगे, बी के। तो इसकी हेल्प से हमने ए के और बी के डायमेंशन दोनों निकाल दिए। ठीक है, बस आपको यह क्या रखना है, अगर दो चीजें एडिशन किया है उनका, या दो चीजों का क्या किया है, सब्ट्रैक्शन किया है, तो आपके एडिशन और सब्ट्रैक्शन में दोनों क्वांटिटीज के क्या रहेंगे, डायमेंशन सेम रहेंगे। ठीक है ना, ऐसा करके हमने निकाल लिया। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है P इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80। ठीक है, इक्वेशन दे दी। P यहां पे क्या है, पावर है, अब की बार प्रेशर नहीं, अब क्या है यहां पे पावर है, और T क्या है, टाइम है, और X क्या है आपका डिस्टेंस है। आपको B के डायमेंशन निकालने हैं और किसके डायमेंशन निकालने हैं, A के डायमेंशन निकालने हैं। तो ठीक है, देखते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप बताइए, b माइनस एक्स स्क्वायर का रखा है, मतलब जो दो चीजें माइनस कर रखी हैं आपस में, तो जो डायमेंशन b के होंगे वही डायमेंशन किसके होने चाहिए, एक्स स्क्वायर के। तो यहां से कहेंगे कि b के जो डायमेंशन है ना, वो किसके इक्वल होंगे, एक्स स्क्वायर के डायमेंशन के इक्वल होंगे। ठीक है, और b का डायमेंशन निकालना है, हमें इसके बारे में पता नहीं, बट x के बारे में पता है। x क्या है, डिस्टेंस है। x क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस है तो इसकी योग कितना होना चाहिए, l होना चाहिए। डिस्टेंस x का तो l, बट अगर इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से b के जो डायमेंशन आए वो किसके इक्वल आगे, l स्क्वायर के इक्वल आगे। किसके इक्वल आगे, l स्क्वायर के। ठीक है, अभी b के डायमेंशन तो हमने निकाल दिए, अब किसके निकालने हैं, a के निकालने हैं। किसके निकालने हैं, a के। अगर a को निकालना है, यहां से पहले तो a की वैल्यू देख लो, a को अगर यहां पे निकालना है, a को उधर ले जाओ और बाकी चीजों को इधर ले आओ। a को अगर आपने निकाला तो किसके इक्वल आ गया, b माइनस एक्स स्क्वायर, b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या आ गया, p इंटू टी। इसको रीअरेंज कर लिया, a को उधर ले गए, p को इधर ले आए। ठीक है, अब a के अगर डायमेंशन निकालने हैं तो क्या करना पड़ेगा, हम इन सबके डायमेंशन देखने पड़ेंगे। अब हमें b का डायमेंशन तो पता है, हमें किसका डायमेंशन नहीं पता, पावर का डायमेंशन नहीं पता है। पावर का डायमेंशन देखते हैं, पावर होता है वर्क पर यूनिट टाइम, ये फॉर्मूला है। हमें वर्क का भी नहीं पता, और वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, ये टाइम का टाइम है। फोर्स का पता है, फोर्स किस इक्वल है, m1 l1 t माइनस 2, ये तो फोर्स का हो गया, इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस का कितना होता है, l1। ठीक है, और टाइम का t1। ऐसे इन सबको क्या कर लो, रीअरेंज कर लो फटाफट। रीअरेंज करेंगे तो यहां से क्या गया, m1 का m1, l1 दोनों प्लस, तो क्या गया l2, t माइनस 2 तो पहले है, t प्लस 1 नीचे, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 भी आ जाएगा। ठीक है, इसको देखेंगे तो क्या आ गया, m1 l2 t माइनस 3, ये किसका आ गया, पावर के डायमेंशन आ गए, पावर के डायमेंशन आ गए, पावर का डायमेंशन आ गया। ठीक है भैया, अब तो हमें पता है a, b माइनस एक्स स्क्वायर, इसका भी l स्क्वायर था, अभी निकाला था, b का भी l स्क्वायर, माइनस क्या था, x का स्क्वायर का भी क्या हो जाएगा, l स्क्वायर। ठीक है, x डिस्टेंस था, डिस्टेंस का स्क्वायर तो l स्क्वायर, अपॉन पावर का कितना है, पावर का ये है सर, m1 l2 t माइनस 3। ओके, और इसकी मल्टीप्लाई में क्या है, t का मतलब t1। ठीक है, a के अगर हमें डायमेंशन निकालने तो ये आगे l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर कितना हो जाएगा, l स्क्वायर ही तो होगा, जीरो नहीं कर देना इसको, ये ध्यान रखना, डायमेंशन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, और इसको रीअरेंज कर लो, m1 का m1 l2 का l2 t माइनस 3 इंटू टी की पावर प्लस 1, क्या हो जाएगा, t की माइनस 3 प्लस 1, पावर जुड़ जाएंगी। ओके, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, l स्क्वायर तो एज इट इज। ठीक है, ये m1 l2 t माइनस 2, ठीक आ गया ना, l स्क्वायर से l स्क्वायर कट गया, तो यहां से अगर a के डायमेंशन निकाले तो क्या होगा, और नीचे की पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी प्लस, और प्लस वाली क्या हो जाएगी माइनस। अगर इसको रीअरेंज करोगे तो क्या आ जाएगा, m की पावर -1, l की पावर 0, l की पावर 0 लिखो ना लिखो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं होगा, बट भी हम l 0 लिख देते हैं, और t की -2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, t की +2, t की +2। तो ये आगे a के डायमेंशन। ठीक है, a के डायमेंशन भी निकाल दिए और b के डायमेंशन भी निकाल दिए। ठीक है ना, ऐसे कोई और क्वेश्चन दे रखो आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है ना, ओके।
तो थर्ड जो इम्पोर्टेंस है बच्चा पार्टी डायमेंशन एनालिसिस की, थर्ड वन है कि हम इस डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से कोई नया फॉर्मूला डिराइव भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको क्या दिया होगा, कोई एक क्वांटिटी दी होगी और वो क्वांटिटी किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करी है वो दिया होगा, और फिर हम देखते हैं हम कैसे कैसा उसको करेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमें डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड, हमें किसके लिए फॉर्मूला निकालना है, टाइम पीरियड यानी टी के लिए हमें फॉर्मूला निकालना है। जिसके लिए फॉर्मूला निकालना है उसको लिख लीजिए, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में लिख लिया। ठीक है, टी के लिए हमें फॉर्मूला निकालना है और ये टी किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, विच में डिपेंड ऑन, किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और लेंथ ऑफ पेंडुलम एल के ऊपर डिपेंड कर रहा है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि हमें फॉर्मूला बनाना किसके लिए है। हमें लिखा है कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड, यानी किसके लिए फॉर्मूला बनाना है, टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला बनाना है। अब बताएंगे कि ये जो टी है वो किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, विच में डिपेंड ऑन मास एम के ऊपर डिपेंड कर रहा है ये टी। ठीक है, ये टी एल के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ पेंडुलम के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, एंड ये टी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। तो जिसका फॉर्मूला लिखना है उसको तो लेफ्ट हैंड साइड में लिख दो और जिस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है उसको राइट हैंड साइड में लिख दो, ऐसे। ठीक है, अब हमें ये नहीं पता इस मास की कितनी पावर होगी, लेंथ की कितनी पावर होगी और जी की कितनी पावर होगी। ठीक है, फॉर्मूले में कुछ भी आ सकता है, तो हम मान लेते हैं कि इसकी पावर ए है, एम की पावर कितनी है, ए है, एल की पावर कितनी है, बी है, और जी की पावर कितनी है, सी है। ठीक है, एम मास, एल लेंथ, एन जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम याद रखेंगे कि एक तो आएगा इक्वल टू का साइन और साथ में आएगा एक कांस्टेंट के, कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं, हमने कांस्टेंट ले लिया के। जब भी आप कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो क्या आएगा, एक तो इक्वल टू का साइन आएगा और एक साथ में क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, बाकी चीजें आपने लिख दी एज इट इज, एम की पावर ए, एल की पावर बी, जी की पावर सी। देखो बच्चों पार्टी, पहले न्यूमेरिकल में आपको थोड़ी थोड़ी चीजें अटपटी लगेगी, अगर पहला न्यूमेरिकल आपने ध्यान से समझ लिया, बट जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम करेंगे वो आपको बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा, तो इसको बड़े कंसंट्रेशन से समझिए। ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये यहां तक आ गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम हर एक का क्या लिख लेंगे, डायमेंशन लिख लेंगे, हर एक का क्या लिख लेंगे, डायमेंशन लिख लेंगे। तो ठीक है, राइट हैंड साइड का डायमेंशन लिखा, राइट हैंड साइड में क्या था, टाइम था, टाइम का डायमेंशन कितना होगा, T1, क्या होगा, T1, ये इसका डायमेंशन होगा लेफ्ट हैंड साइड का, इक्वल टू का साइन, के का कोई डायमेंशन होगा, नहीं होगा भाई। मास का कितना डायमेंशन है, M1, ये M1 और इसकी पावर कितनी है, ये पावर हमने A मान रखी है। ठीक है, ये लिख दी। ये लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, L1 और इसकी पावर कितनी है, B है, ऐसा होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बेसिकली एक्सेलरेशन का डायमेंशन कितना होगा, L1 T-2 और इसकी पावर कितनी है, C है। ठीक है, ऐसा हम लिख दिया, फॉर्मूला लिखा है ऐसा ऐसा, मतलब इस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, फिर हमने हर चीज का क्या लिख दिया, डायमेंशन लिख दिया। ठीक है भाई, अगर ये T1 है तो इसमें मास का डायमेंशन कितना है, 0, लेंथ का डायमेंशन कितना है, 0। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दूं, M0 L0 T1, कोई फर्क पड़ेगा भाई, M0 की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, L0 की जगह क्या आ जाएगा, 1, T1 का T1 लिख दिया। तो T1 को M0 L0 T1 लिख सकते हैं ना। ठीक है, इक्वल टू, और यहां पे क्या है, M 1 इंटू ए किया, 1 इंटू क्या किया, ए के, और साथ में आपका क्या, कांस्टेंट तो आ ही रहा है, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन था नहीं, के तो आ ही रहा है। ठीक है, अब ये के तो आ ही रहा है भाई, आ गया। अब M 1 इंटू ए क्या आ गया, M की पावर कितनी बन गई, ए बन गई बच्चा पार्टी, M की पावर ए। L की पावर देखो, L की पावर 1 इंटू बी तो यहां से बन गई, तो L की पावर B तो यहां से बन गई। ठीक है भाई, और इधर से L की पावर 1 इंटू सी क्या बन गई, L की पावर C, L की पावर C, एंड T की पावर -2 एंड इंटू C -2C, तो T की पावर क्या कर देंगे, T की पावर आ गई -2C। ठीक है, तो यहां से अगर देखें इसको तो एज इट इज रहने दीजिए, K, M की पावर तो A है। ठीक है, L की पावर B इधर है और L की पावर C इधर है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई, बेस क्या है सेम और चीजें क्या है मल्टीप्लाई में है, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी।
तो L की पावर क्या होगी B प्लस C, ठीक है। और T की पावर कितनी है, T की पावर है -2C, ये आ गया। और इधर देखो M की पावर कितनी है 0, L की पावर क्या है 0, T की पावर है 1, ठीक है। अब क्या करें, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो होमोजेनिटी का प्रिंसिपल क्या कहता था कि फंडामेंटल यूनिट का, फंडामेंटल क्वांटिटी का जो डायमेंशन इधर होगा वही डायमेंशन क्या होगा उधर होगा, ठीक है। तो मास का अगर इधर डायमेंशन 0 है, मास इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी, मास का जो डायमेंशन इधर है वही डायमेंशन उधर होगा, तो इधर से क्या होगा, इधर तो 0 है और उधर क्या है a है, तो यहां से हमें क्या पता चल गया a की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। हमने कहा कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, इधर जो फंडामेंटल यूनिट का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन क्या होगा उधर होगा। तो अगर इधर m की पावर 0 थी तो उधर भी m की पावर कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, यानी कि यहां पे तो a है, तो इसका मतलब ये जो a है वो क्या है 0 है, a की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। अब यहां से b प्लस सी, l की पावर उधर तो क्या है b प्लस सी, बट इधर क्या है 0, मतलब यहां से b प्लस सी जो है वो पक्का किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, वो पक्का किसके इक्वल है 0 के इक्वल है, ठीक है। इसी तरह देखें इधर t की पावर 1 है, उधर कितनी है -2c है, तो यानी कि -2c मस्ट बी इक्वल टू 1, ठीक है। और यहां से c की वैल्यू कितनी आ गई -1/2, और यहां से देखा b इज इक्वल टू क्या गया -c, और b इज इक्वल टू -c की वैल्यू कितनी है -1/2, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो b की वैल्यू कितनी आ गई +1/2, a की वैल्यू कितनी आ गई 0, और c की वैल्यू कितनी आ गई -1/2। इसको उठा के किसमें पुट कर दो, ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन सारी पावर को किसमें पुट कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो वो क्या था इक्वेशन नंबर, t = k, m की पावर a थी और a की वैल्यू कितनी है 0, तो m की वैल्यू पावर तो कितनी होगी 0, m की पावर कितनी होगी 0, l की पावर क्या है b, और b की वैल्यू कितनी है +1/2, और g की पावर क्या है c, और c की वैल्यू कितनी है -1/2, ये -1/2, ठीक है। m की पावर 0 है, m की पावर 0 यानी कि 1 बन गया, 1 को मल्टीप्लाई करो ना करो बात, ठीक है। तो क्या आ गया k इंटू L की पावर 1/2, अगर g की पावर ऊपर 1/2 -1/2 तो नीचे जाके क्या होगी g की पावर +1/2, सिंपल मैथमेटिक्स, ठीक है। और दोनों की पावर 1/2 तो क्या आ गया k L/g, इनकी पावर क्या होगी 1/2, ऐसा लिख सकते हैं। और अंडर रूट को क्या कर सकते हैं 1/2 को क्या लिख सकते हैं, ऐसे अंडर रूट करके क्या लिख दिया L/g। तो हमारा जो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम था उसका फॉर्मूला क्या आ गया k L/g, ये फॉर्मूला आ गया, निकाल दिया। अब डायमेंशन k कांस्टेंट को हम डायमेंशन एनालिसिस से नहीं निकाल सकते, कांस्टेंट k को हम डायमेंशन एनालिसिस से नहीं निकाल, तो यहां तक हमारा डिराइव हो गया फॉर्मूला, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या है बच्चा पार्टी, हमें निकालना है फाइंड फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, हमें क्या निकालना है सेंट्रीपिटल फोर्स का, यानी बेसिकली फोर्स के लिए फॉर्मूला निकालना है, किसके निकालना है फोर्स के लिए। तो जिसके लिए फॉर्मूला निकालना है उसको तो लेफ्ट हैंड साइड में से लिख लिया, एफ के लिए फॉर्मूला निकालना है सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, ठीक है। वो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, विच में डिपेंड ऑन मास, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास को हमसे डिनोट कर दिया, वेलोसिटी v के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और रेडियस r के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ऐसे कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा दिया। अब इनकी पावर क्या क्या होगी हमें नहीं पता, तो इसकी पावर a मान लेते हैं, इसकी पावर b मान लेते हैं, इसकी पावर c मान लेते हैं, ठीक है। पहला स्टेप समझ में आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाना है, तो f तो इधर लिख दिया इक्वल टू का साइन, और क्या आ जाएगा कांस्टेंट k, ठीक है। m की पावर a, v की पावर b, r की पावर c, और थर्ड स्टेप में हम क्या करते थे डायमेंशन लिखते थे, क्या लिखते थे डायमेंशन। अगर फोर्स है इधर वाला, अगर फोर्स है तो डायमेंशन क्या होंगे, इसके डायमेंशन होंगे सर m1 L1 t-2, लेफ्ट हैंड साइड की ओर ये डायमेंशन हो गए, k का कोई डायमेंशन नहीं, k को एज इट इज लिख दो, ठीक है। m मास का डायमेंशन कितना है m1 होता है भाई,
m1 और इसकी पावर कितनी है a है, ये तो एज इट इज लिख दिया। ठीक है, v क्या है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, वेलोसिटी का डायमेंशन होता है L1 t-1 और इसकी पावर कितनी है, b है। ठीक है, और ये क्या है, रेडियस। रेडियस एक तरह की क्या है, लेंथ ही तो है, और रेडियस का डायमेंशन क्या होगा, लेंथ, तो L1 और इसकी पावर क्या है, c है, लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनको रीअरेंज कर लेते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखो, लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज रही, m1 L1 t-2, ठीक है भाई, इक्वल टू के। m की पावर 1 इंटू ए है, तो m की पावर a आ गई, m की पावर क्या आ गई, a, m की पावर क्या आ गई, a आ गई सर। ठीक है, l की पावर 1 इंटू बी यहां से और 1 इंटू सी यहां से, तो l की पावर एक तो b बन गई और एक क्या बन गई, c बन गई, और दोनों मल्टीप्लाई में, तो l की पावर क्या बन गई, b प्लस c, दोनों पॉजिटिव थी तो प्लस आ गई, और यहां से t की पावर -1 इंटू बी, तो t की पावर -b, तो यहां से t की पावर क्या बन गई, t की पावर बन गई -b। समझ में आ गया, नहीं आ गया? तो अब क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से क्या करेंगे, अप्लाई अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। मतलब जो मास का डायमेंशन इधर होगा वही मास का डायमेंशन उधर होना चाहिए, जो लेंथ का डायमेंशन इस साइड होगा वही लेंथ का डायमेंशन उस साइड होना चाहिए, और जो टाइम का डायमेंशन इस साइड होगा वही टाइम का डायमेंशन उस साइड होना चाहिए। तो यहाँ पे मास का डायमेंशन 1 है, उधर मास का डायमेंशन कितना है, a है, तो हमने यहां से देखा a की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई बच्चा पार्टी, 1 के इक्वल आ गई। ठीक है, ओके, इधर l की पावर कितनी है, 1 है, और उधर l की पावर कितनी है, b प्लस c, यानी कि पक्का b प्लस सी किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। आ गया भाई? उधर t की पावर कितनी है, -b, और इधर t की पावर कितनी है, -2, यानी कि -b जो होगा ना वो -2 के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से b की वैल्यू कितनी आ गई, 2 के इक्वल आ गई, b की वैल्यू कितनी आ गई, 2 के इक्वल आ गई। तो इसको इधर पुट कर दो, 2 प्लस सी मस्ट बी इक्वल टू 1, तो c की वैल्यू निकालनी है तो क्या आ जाएगा, 1 - 2, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो a की पावर तो क्या आ गई, 1 आ गई, b की पावर 2 आ गई, एंड c की पावर कितनी आ गई, -1 आ गई। इन सारी पावर्स को कहां पे पुट कर देंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे जो ये बना रखी है। ठीक है, अगर इसमें पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, F जो सेंट्रीपिटल फोर्स था इज इक्वल टू के, m की पावर a थी और a की वैल्यू कितनी है, 1, m की पावर 1, v की पावर कितनी है, b, यानी b की वैल्यू कितनी है, 2, तो v की पावर 2। ठीक है, और r की पावर कितनी है, c, और c की वैल्यू कितनी है, -1, ऐसा लिख दिया। ठीक है, इज इक्वल टू के, m की पावर 1 है तो m लिख सकते हैं, v की 2 है, v की 2, r की पावर ऊपर -1 है तो नीचे जाके क्या आ जाएगा, +1। तो यहां से हमने देखा f की जो वैल्यू आई k इंटू mv² अपॉन r, ये आ गया आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से। समझ में आ गया ना, आसान था, कोई दिक्कत नहीं। जिसका फॉर्मूला लिखाना उसको लेफ्ट में, और जिस जिस क्वांटिटी के ऊपर वो डिपेंड कर रहा है वो सब लिख दिया, उनकी पावर हमने कुछ मान ली। ठीक है, उसके बाद हमने इनके क्या लिख दिए, डायमेंशन लिख दिए, और डायमेंशन लिखने के बाद उनको क्या कर लिया, रीअरेंज कर लिया। रीअरेंज करने के बाद प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की हेल्प से हम इनकी पावर, इनके डायमेंशन को क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, और कंपेयर करने के बाद ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी तो इसमें पुट कर देंगे। ठीक है ना, ऐसे हम फॉर्मूला निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी, इंपॉर्टेंस थी, क्या थी, इंपॉर्टेंस थी किसकी, डायमेंशन एनालिसिस की। ठीक है, अगर किसी चीज के फायदे हैं तो उसके कुछ नुकसान भी तो होंगे। ठीक है, पहला जो इसका लिमिटेशन है कि ये जो डायमेंशन एनालिसिस है इसकी हेल्प से हम कभी भी इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। किसकी इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते, कि डायमेंशन लेस कांस्टेंट जो आएगा ना हमारे फॉर्मूले में उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अभी तक हम जैसे k लिख के आ रहे थे, भाई कांस्टेंट k लिख दिया, सब में k लिख के आ रहे हैं, अब उस k की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी वो हम इस डायमेंशन एनालिसिस से नहीं निकाल सकते। ठीक है ना, तो पहली लिमिटेशन तो ये। सेकंड लिमिटेशन क्या है बच्चा पार्टी, सेकंड लिमिटेशन है कि अगर हमारे फॉर्मूला में
साइन थीटा का यूज होना हो, कोस थीटा का यूज होना हो, टेंजेंट थीटा का यूज होना हो, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर यूज होना हो तो हम डायमेंशन एनालिसिस से वो फॉर्मूला नहीं निकाल सकते, वी कांट ड्राइव। ठीक है ना? ओके। और थर्ड लिमिटेशन क्या है कि हम है ना फर्स्ट से रिलेटेड ही है कि हम अपने एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं बता सकते। एग्जैक्ट फॉर्मूला कैसे? हमने कहा कि अभी निकाला था t इज इक्वल टू के अंडरूट एल बाई जी, ऐसा निकाला था। अब इस k की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, अगर k की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है वो हम इस डायमेंशन एनालिसिस से नहीं निकाल सकते। ठीक है ना? तो ये कुछ एक क्या थी, इसकी लिमिटेशंस थी। तो हमारा जो अभी तक का टॉपिक था डायमेंशन एनालिसिस, उसके फायदे क्या हैं, लिमिटेशन क्या है, वो हमारा क्या हो गया, एंड हो गया। अगर नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा एरर्स पे। ठीक है ना? वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। ठीक है? लॉकडाउन के मजे लीजिए। मजे तो नहीं आ रहे, बोर हो गए, अब तो कुछ ना कुछ काम करने को चाहिए। ठीक है ना? लगता है कभी कभी स्कूल में ही चले जाते, वही अच्छा था, पहले तो अच्छे लग रहा था लॉकडाउन। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़े से दिन की ओर है, तो होप सो सब अच्छा होगा, ये आपके फायदे के लिए ही है। हैं तो अपनी वीडियोस को एंजॉय कीजिए, इनको सब्सक्राइब करवाइए अपने फ्रेंड से, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन कम आ रहे हैं, और लाइक कीजिए और पढ़िए। ठीक है ना? और खुश रहिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो क्या है, खुश रहना है। किसी भी सिचुएशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, खुश रहना। ठीक है?